जय हिंद प्यारे बच्चों। एक और शानदार से क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज का चैप्टर नंबर 3 परिवहन तंत्र का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, सुपर बोर्ड नोट सीरीज में हम लोगों ने श्वसन तंत्र और क्वेश्चन आश्वासन इस दोनों का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को आपको बता दिए हैं। अगर उस लेक्चर को आप लोग देख लेंगे तो हम पक्का आपसे कह रहे हैं एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, मंथली एग्जाम, सेंटअप एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा प्रश्न जितना भी बोर्ड मॉडल प्रश्न सभी बता रहे हैं सुपर बोर्ड नोट सीरीज में। ठीक, आज देखिए हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है, धमनी तथा सीरा में अंतर लिखें, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है, प्लेटलेट्स का रक्त जमाने में क्या महत्व है, अब वाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक, आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुपर बोर्ड नोट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। जितने बिहार मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्र हैं 2025 में सभी के लिए सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है। इसमें जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना होगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप जाकर जुड़ सकते हैं क्योंकि सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए। कम से कम एक मित्र के पास, ज़्यादा से आप जितना भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, स्टेटस में, कम से कम एक मित्र के पास तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं तो आपके लिए सारा क्वेश्चन छाट के लाते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक में खंगालते हैं कि इस चैप्टर से कितना कितना प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन साल पूछा गया है, उसके बाद उस प्रश्न को आपके लिए लाते हैं आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन तंत्र को शुरू कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक में था। पहला प्रश्न सबसे पहला कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। होगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे शरीर में परिवहन करता है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक, तो प्रश्न आपसे पूछा गया था 2 नंबर का कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। देखिए सारा क्वेश्चन ना अपने भाषा में लिखे हैं, किसी भी किताबी भाषा या फिर किसी भी स्पेशल टूल्स का भाषा का नहीं उपयोग किए हैं। सब यह जितना भी क्वेश्चन है ना मैंने अपने भाषा में लिखा है, यानी कि आप भी इसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक, क्योंकि परीक्षा में कहा जाता है अपनी भाषा में लिखें, तो यह बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। तो लिखेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरे शरीर में करता है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाते हैं, जैसे जल का परिवहन, पौधे को तापमान का नियंत्रण, पोषक तत्वों का वितरण और जल संतुलन बनाए रखने में वाष्पोत्सर्जन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो पूछा गया था कि वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है, तो लिख देंगे कि जो पौधे होते हैं उनके लिए वाष्पोत्सर्जन का काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन उनके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाते हैं, जैसे में जल का परिवहन करते हैं, यानी कि ऊपर से वाष्पोत्सर्जन होता है तभी नीचे जड़ द्वारा नया जल पौधे ले पाते हैं, पुराना जल खत्म हो जाता है ना, नया जल ले पाते हैं। दूसरा है पौधों के तापमान का नियंत्रण करते हैं, जब पूरा गर्मी का दिन होता है तो वाष्पोत्सर्जन करके पौधे अपना टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं ताकि उनका पत्तों का तापमान ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, वाष्पोत्सर्जन होने से क्या होता है, जितना भी वाष्पोत्सर्जन जब होता है वेपोराइजेशन, तो जितना भी गर्म टेम्परेचर होता है ना सब ठंडा हो जाता है, पौधों का पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, पूरा पौधा। ठीक, फिर है पोषक तत्वों का वितरण, यानी कि जल जब उसको लिया जाता है जल को जड़ से तो उसके साथ पोषक तत्वों को लिया जाता है, अब पूरे पत्तियों में पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है, फिर पत्तियों में से उसका क्या होता है जल उड़ जाता है वेपोराइज होकर, यानी वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक, तो यानी कि वाष्पोत्सर्जन करने के लिए जल को पत्तियों तक आना पड़ता है, जब जल पत्तियों तक आता है तो अपने साथ कई सारे पोषक तत्वों को भी लाता है, पूरे फैलाता है पूरे पेड़ में। ठीक,
फिर क्या है, जल का संतुलन बनाए रखना में, ताकि जल का मात्रा अधिक न हो जाए। जब जल का मात्रा अधिक हो जाएगा तो पौधे नया जल नहीं ले पाएंगे, और जब नया जल जड़ से नहीं ले पाएंगे तो पोषक तत्वों को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ठीक, इसलिए जल की मात्रा को संतुलित करता है, ताकि अगर ज़्यादा जल हो जाए तो वेपोराइज होकर उड़ जाए, यानी बाष्पोत्सर्जित हो जाए जल, ताकि पौधे नया जल ले सके जड़ से और उसके साथ खनिज पदार्थ ले सके। ठीक, ये 2 नंबर का प्रश्न था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कोशिका के संरचना तथा कार्य को लिखें। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का संरचना और कार्य को लिखना है। ठीक, तो ये भी अपने शब्द में आंसर लिखे हैं हम। देखिए लिखेंगे, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसकी औसत जीवन काल 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अब चलिए इसका कार्य क्या क्या है उसको देखेंगे। कार्य आरबीसी क्या है, तो आरबीसी लाल रक्त कोशिका में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह एक अति रक्त का एक घटक है। लिखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो सबको पता है। इसकी औसत जीवन काल कितनी होती है, 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में भेजता है। इसका कार्य क्या क्या है, तो लाल रक्त कोशिकाएं के निम्नलिखित कार्य है। पहला, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करना। दूसरा, शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना। सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और निष्कासन करना शरीर से बाहर। तीसरा कार्य है शरीर का पीएच मान को संतुलित रखना। चौथा कार्य क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक हो, जैसे अमोनिया यूरिया का वितरण करना। अमोनिया यूरिया जितना भी अकार्बनिक पदार्थ होता है सबका मूत्र में भेजता है रक्त ही ना, जो आरबीसी होता है उसी के द्वारा मूत्र का निर्माण में, जब मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें जो रक्त होता है वही छनकर मूत्र का निर्माण होता है। तो जितना भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, तो जो आरबीसी होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जैसे अमोनिया निकलता है ना, अमोनिया यूरिया, ये जो यूरिया निकलता है पेशाब में, वो सभी को यही परिवहन करके ले जाता है किडनी में, ताकि छना आ जाए। ठीक, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है, आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा कि लाल रक्त कोशिका के संरचना तथा कार्य को लिखें। ठीक, चलिए अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए। कम से कम एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके मात्र एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके एक शेयर और एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए और ऐसे ही बहुत सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन छाट के लाएँ, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक, तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक, क्योंकि आपके मात्र एक शेयर और कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन कर रहा है, धमनी तथा सीरा में क्या अंतर है। धमनी और सीरा में अंतर लिखना है तो लिख देंगे, इधर धमनी लिखेंगे, इधर सीरा लिखेंगे। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस लिख देंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक, या फिर 5 नंबर में भी बनेगा तो 4 को डिफरेंस लिख दिए ना जी, चलेगा। ठीक, देखिए कह रहा है, पहला पॉइंट है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक, यहाँ आल छूट गया है। ठीक, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है, धमनी को लाल रंग से दिखाया जाता है और सीरा को नीला रंग से। जब भी आप मैप देखिएगा ऐसे दिखाया जाता है, मतलब जब भी आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो उसमें जितना भी लाल नस होगा ना, वो सब क्या होगा, धमनी होगा, और जो नीला नस होगा ना, वो सीरा होगा। ठीक, आप लोग अपने हाथ पे भी देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर सुई देते हैं उसको देखिएगा, आप कुछ नीला जनाएगा। ठीक, अगला है कि धमनी रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि सीरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करता है। ठीक, यानी कि धमनी है जो शरीर हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जबकि सीरा पूरे शरीर से हृदय में पहुंचाता है। ठीक, चौथा, धमनी सीरा से ज़्यादा मोटा होता है, यानी कि इसके दीवारे का व्यास बहुत ज़्यादा होता है सीरा से, और सीरा का व्यास धमनी से कम होता है। ठीक, थोड़ा पतला होता है धमनी से। तो इस प्रकार से धमनी और सीरा में अंतर लिख दीजिएगा। फिर से आपको बता देते हैं, पहला क्या हो गया कि जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त का। ठीक, दूसरा, धमनी को लाल रंग से दिखाया जाता है, सीरा को नीला रंग से। तीसरा, धमनी का हृदय में से पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, जबकि सीरा पूरे शरीर में से हृदय में रक्त को लाता है। चौथा हो जाएगा, धमनी थोड़ा सीरा के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है और सीरा का व्यास धमनी से थोड़ा पतला होता है। ठीक,
इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप थोड़ा 5वां टॉपिक अपने मन से भी ऐड कर दीजिएगा। जैसे अगर 5 नंबर भी उसे तो 2 ही नंबर में पूछा जाता है बार बार, तो आप इतना लिख दीजिएगा तो 2 में 2 पूरा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर में रेयर केस में पूछा जाता है, बार बार नहीं पूछा जाता है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन कह रहा है बाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक, तो लिखेंगे बाष्पोत्सर्जन के बारे में। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने जल के संतुलन बनाने हेतु तथा पौधे के तापमान को नियंत्रित करने हेतु पत्तियों के रंध्र के द्वारा जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया ज़्यादातर धूप में होती है, इसे ही बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक, फिर से सुनिए बाष्पोत्सर्जन क्या है। तो बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने जल को संतुलन बनाने हेतु पेड़ में जल को संतुलन बनाने हेतु और पौधे को तापमान को नियंत्रित करते हैं, पौधों के पत्तियों के रंध्र के द्वारा जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यह क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह ज़्यादातर धूप में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमाने में क्या भूमिका है। ठीक, तो रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमाने में क्या भूमिका है, लिखेंगे रक्त प्लेटलेट्स का रक्त जमाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कहीं पर हमारा शरीर में कट या खरोच आ जाता है तो उस जगह से रक्त का स्राव होने लगता है, तो प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है जिससे रक्त का स्राव ना हो। अतः प्लेटलेट्स रक्त को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको पूरे 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी अपने भाषा में मैंने खुद से आंसर लिखा है। अपने भाषा में किस प्रकार से बच्चे अपने भाषा में लिखें आसानी से याद हो जाए। ठीक, एक बार पढ़ के आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि अपना भाषा में प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका में क्या अंतर है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर लिखना है। ठीक, तो इधर लिख देंगे लाल रक्त कोशिका, इधर श्वेत रक्त कोशिका। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, चलिए अंतर लिखेंगे। इधर हो जाएगा पहला, लाल रक्त कोशिका का रंग लाल होता है जबकि श्वेत रक्त कोशिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक, दूसरा, इसका औसत जीवन काल 80 से 120 दिन होता है। आरबीसी का यानी लाल रक्त कोशिका आरबीसी ठीक, इसका औसत जीवन काल 80 से 120 दिन होता है, जबकि हुआ इधर डब्ल्यूबीसी का औसत जीवन काल 12 से 20 दिनों का होता है। तीसरा लिखेंगे, आरबीसी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका प्रमुख कार्य शरीर को रोग तथा बीमारियों से सुरक्षा करना है, यानी शरीर का रक्षक की तरह कार्य करता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह शरीर को वायरस और बीमारी से सुरक्षित रखता है। ठीक, तो लिख दीजिएगा इस प्रकार से। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर लिखेंगे। पहला कि आरबीसी का रंग लाल होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका का रंग लाल होता है, श्वेत रक्त कोशिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, पानी की तरह होता है, एकदम बहता पानी की तरह। ठीक, दूसरा लिखेंगे, इसका औसत काल यानी कि लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल 120 दिनों का होता है जबकि श्वेत रक्त कोशिका का औसत जीवन काल 12 से 20 दिनों तक होता है। तीसरा लिखेंगे, लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है जबकि श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर को बीमारियों से वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 2/2 नंबर मिल जाएगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे और भी कोई प्रश्न है। आगे है लसिका तथा इसके कार्यों को लिखें। तो इसका लसिका के बारे में, इसके कार्यों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब आपका डीपीपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि हम आपको बताए हैं कि आपके एक शेयर से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आपको क्लास 10th के सिलेबस से कहीं पर कोई भी डाउट हो। पूरे क्लास 10th का सिलेबस हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं पे कोई भी डाउट है ना, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके लिए हम आपको ज़रूर आंसर यानी कि उसका सल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट क्लास 10th के या फिर आपको या फिर आपके दोस्त को हो, किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इस वीडियो को नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा या फिर कोई वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक, और कम से कम एक मित्र के पास शेयर जरूर करना है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।